Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our first session for the preparation of chemistry lecture interview. So our session is about coordination compound. आज इस सेशन में हम जो पॉसिबल क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उनको हम डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी तरतीब बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, इसको देखना कैसे है। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे शो होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड शो करता हूँ। नेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये शो हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ने, जो वीडियो आपकी चल रही है तो आपने उसको स्टॉप करना है, ठीक है। पहले आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि आप खुद से उसको आंसर करें, उस क्वेश्चन को आंसर करें, ठीक है। आपने वीडियो स्टॉप करके और उसको कोशिश करें वॉइस में बोले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। उस क्वेश्चन को आंसर करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वॉइस में बोलें, क्योंकि इस तरह करेंगे चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा वीडियो प्ले करें तो आगे ज़ाहिर है मैं उसका आंसर दे रहा हूँगा, तो उसमें आपको फिर पता चल जाएगा। अपने आंसर को जो आपने दिए इसके साथ कंपेयर कर लें, ठीक है। तो इस तरह इसको लेके चलना है तो आपकी अच्छी लर्निंग होगी। तो सेशन स्टार्ट करते हैं जी। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब आपको वीडियो रोक लेनी चाहिए और ये कि आप खुद इसका आंसर करें। तो क्या इसमें डिफरेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में? तो डबल साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर कॉल्ड डबल साल्ट, ठीक है। कि जो अपनी जो आइडेंटिटी है वो सोल्यूशन में लूज़ कर लें तो उनको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। जबकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, या इनको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। डबल साल्ट क्या होंगे, जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर लेंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। मसलन KCl, MgCl, ठीक है, ये आपके पास एक डबल साल्ट है। अलम वगैरह आपके पास एग्जांपल है MgCl, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, FeCN6, CN6, हेक्सासियानोफेरेट वगैरह, बहुत सारे कंपाउंड जो आप कोई भी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन दैट FeNH4 twice और sulfate twice is a salt but K4FeCN6 is a complex। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी आपने करेक्शन करनी है कि ये आपके पास जो है ये स्मॉल ही होगा, ठीक है, आयरन का इज ए साल्ट बट Fe, अच्छा यहाँ पे भी E कैपिटल होगी, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल होगा, ये याद रखना। कहते हैं आप एक्सप्लेन करें कि ऊपर जो हमारे पास कंपाउंड है कि डाई अमोनियम डाइसल्फेट, आयरन डाई अमोनियम डाइसल्फेट वो साल्ट है, मगर नीचे जो कंपाउंड है हमारे पास पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट, ये हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अगर ऊपर वाले कंपाउंड को हम देखें, क्योंकि ऊपर नहीं लिखा सही से तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास ये है, ये 2 है, ठीक है, और सल्फेट भी यहाँ पे 2 है। तो जब इसको हम सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आयन बनेंगे, देखें। तो हमारे पास एक आयन तो बनेगा ये आयरन वाला ना, तो Fe+2 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या बनेंगे, 2 अमोनियम आयन बनेंगे NH4+, ठीक है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और इसी तरह 2 सल्फेट आयन बनेंगे, ठीक है, ये भी 2 बनेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 2, 2, 4 और 1, 5 आयंस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास साल्ट है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी इसके अंदर जो कंस्टिट्यूंट है इन सब के ये क्या करेगा, टेस्ट देगा। ये सारे जो कंस्टिट्यूंट है ये अलग अलग हो जाते हैं, और ये साल्ट की क्वांटिटी है कि सारे जो उसके कंस्टिट्यूंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अपना टेस्ट देते हैं, तो ये इसलिए साल्ट है। अब जो दूसरा कंपाउंड है उसकी अगर हम बात करें कि वो क्यों आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उसको अगर हम देखें तो हमारे पास वो कंपाउंड है जी, सेकंड की अगर हम बात करें कि FeCN6 हेक्सासियानोफेरेट है और यहाँ पे पोटेशियम लगा हुआ है, ये ब्रैकेट K4, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्यूशन में डालेंगे तो आपके पास 4 पोटेशियम आयंस बनेंगे जी, और साथ एक जो है आपके पास क्या करेगा, कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके दरमियान ये जो साइनाइड और आयरन है, साइनाइड आपको पता है कि इसमें ये साइनाइड क्या है, लिगेंड है, ठीक है।
तो लिगेंड और सेंट्रल मैटर के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये -4 आ जाएगा। तो ये आपके पास चूंकि कम्प्लेक्स आयन बना है, ठीक है, इसका मतलब ये जो साइनाइड आयन है ये फ्री नहीं हुआ, ठीक है, ये आयोनाइज नहीं हुआ, इसके टेस्ट ये वाला जो सोल्यूशन है इस साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, इसलिए हम कहेंगे ये जो हमारे पास कंपाउंड है तो ये कम्प्लेक्स है और पहले वाला क्या था, साल्ट था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, ये हमारे पास कोई आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ जो न्यूट्रल हो सकती है या फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सकती है, पॉजिटिव भी कभी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं। और सेकंड टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं कोई लिगेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम, तो उसको भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और तीसरी हमारे पास जो टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद द लिगेंड विच आर प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको बोलते हैं जी। ये तीन हमारे पास टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं व्हाट आर चिलेट्स। चिलेट्स क्या होते हैं जी, तो चिलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक या दो रिंग्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो पॉलीडेंटेट लिगेंड की वजह से होते हैं। मसलन ऐसा लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं। और जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से चिलेट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। और जो प्रोसेस होते हैं जिसमें ये चिलेट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझे कि जो लिगेंड, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उसको चिलेट्स बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होते हैं जिसमें ये फार्मेशन होती है चिलेट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। हमारे पास कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड आप ले लें, मसलन इथाइलिन डाइमाइन ले लें, तो ये जब कॉपर वगैरह के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, चिलेट्स। और ये एक बात और याद रखें कि चिलेट्स जो होते हैं मसलन ये जो रिंग वाले होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी ज़रा ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे पास है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिस ट्रांस वाला। ठीक है, इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एट्सेट्रा, ये वाले आइसोमेरिज्म भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं ऑल दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन ट्रांजिशन मेटल इज़ द सेम एज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कि नंबर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, मसलन एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दो, एक इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल में भी है, इसमें भी, और दो अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी हैं और इसमें भी। ठीक है, येट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मच लेस रिएक्टिव, हाउ डू यू अकाउंट फॉर। फिर भी कहते हैं जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका रीज़न क्या है, रीज़न इसका है कि ये जी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑल दो कि इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो इलेक्ट्रॉन, मगर फिर भी इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी चाहिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो एनर्जी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कम्प्लेक्स। के हाई स्पिन कम्प्लेक्स क्या होते हैं और लो स्पिन कम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो हाई स्पिन क्या होते हैं और लो स्पिन। हाई स्पिन कम्प्लेक्स क्या होते हैं कि कम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म बाय यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल सच एज, सॉरी मैंने हाई स्पिन, ये लो स्पिन, सॉरी,
पहले हम बात करते हैं लो स्पिन की, फिर हाई स्पिन पे चलते हैं कि लो स्पिन कम्प्लेक्स क्या होते हैं। कि हम कहते हैं कि कम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म बाय यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड हैव स्मॉलर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि n-1 को जब आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बॉन्डिंग में, और लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलेंगे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, तो वो हमारे पास लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी तरह हाई स्पिन कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स विच आर फॉर्म बाय यूजिंग आउटर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैव हाई स्पिन, ठीक है, कि ऐसे कम्प्लेक्सेस जो आउटर डी ऑर्बिटल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर बॉन्डिंग, और उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बोलेंगे। जनरली जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं जी, ये याद रखने। अब एक बात इस तरह भी हम कह सकते हैं, इसको इस तरह भी याद रखते हैं कि जो हमारे पास हाई स्पिन होते हैं, हाई स्पिन का मतलब है कि इसमें स्पिनिंग ज़्यादा होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो स्पिनिंग ज़्यादा होगी, और लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ CFT। CFT क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कहते हैं द लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस विच आर आइदर आइंस, मतलब नेगेटिव आइंस हो सकते हैं या न्यूट्रल मालिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके जो नेगेटिव पोल्स होते हैं वो फिर मेटल की तरफ क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। एक बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी, द ट्रांजिशन मेटल कैटाइन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो मेटल कैटाइन है उसको सराउंड क्या होगा, लिगेंड्स ने, जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा पॉइंट जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटाइन एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक। हमने अभी तक बात की कम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं VBT के लिए, ठीक है, मगर CFT के अकॉर्डिंग की वैलेंस, CFT के अकॉर्डिंग जो इसके दरमियान मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्योरली आयनिक होते हैं, ये आपने याद रखने। ओके, नेक्स्ट जो हम पॉइंट की बात करेंगे कि CFT एक्सप्लेन दी कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, ठीक है, कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं तो DD ट्रांजिशन की वजह से उस कलर को ये एक्सप्लेन करती है जी। इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि CFT से रिलेटेड थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कहते हैं ये आपको ना बोर्ड पे भी कह सकते हैं कि अब बोर्ड पे ये ड्रा कर देना, ठीक है, तो आपको इसके लिए अगर इनऑर्गेनिक आपकी स्पेशलाइजेशन है तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर कहते हैं एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। इन तीनों में जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग का पैटर्न शो करें। तो याद रखें जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, मसलन ये ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है जो कि सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। जब ये इनकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, तो हमारे पास ये तीन ऑर्बिटल इधर लो एनर्जी में आ जाते हैं, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं याद रखने, और दो क्या होते हैं, हाई एनर्जी में चले जाते हैं जी, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। इसमें ये नीचे होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, DXY, इसी तरह DXZ और DYZ, ये तीनों इधर होंगे, और जो DX² Y² और इसी तरह DZ², ये क्या होंगे, हाई लेवल, हाई एनर्जी पे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास लो एनर्जी वाले, ये हाई एनर्जी। ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। अब नेक्स्ट जो स्प्लिटिंग पैटर्न है टेट्राहेड्रल, उसकी बात करेंगे, वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और वो दोनों नीचे। मसलन ये मैं अगर उसको इधर ही ड्रा करूँ, 1 2 3 4 5, ये डीजनरेट का मतलब है जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। जब इनकी स्प्लिटिंग हुई जी, तो कैसे स्प्लिटिंग होगी कि ये तीन DXY, DYZ और DXZ ये ऊपर चले गए, और जो दो DX² Y² और इसी तरह DZ² ये हमारे पास क्या हो गए, नीचे आ गए। अब जब हमसे कोई रीज़न पूछता है
क्या ऐसी वजूहात हैं कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 2 ऑर्बिटल जो हैं वो हाई एनर्जी पे गए हैं, मगर जब टेट्राहेड्रल की बात की है तो 3 हाई एनर्जी पे चले गए हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ओके, तो इसका हम आंसर ये करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के में 2 जो हैं मसलन DX² Y² जो हैं और DZ² ये हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और 3 लो एनर्जी में आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, जो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं ना, तो 6 लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं, ठीक है, एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास DX² Y² जो है इनके लोब्स ऑन दी एक्सिस होते हैं, तो इसके साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं और ज़्यादा रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, ये ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिपल्शन होती है। मगर जो बिटवीन दी एक्सिस जो हमारे पास क्या होते हैं, D के लोब्स होते हैं, वो हमारे पास चूँकि उन लिगेंड के साथ इतने इंट्रैक्शन नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो लो एनर्जी पे रह जाते हैं। मगर जब ऑक्टाहेड्रल की बात जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो 4 लिगेंड जब आते हैं किसी मेटल आयन में, तो वो लिगेंड क्या होते हैं, वो बिटवीन दी एक्सिस आते हैं, ठीक है, ऑन दी एक्सिस नहीं आते, बिटवीन दी एक्सिस, मतलब एक्स और वाई के दरमियान आएंगे, ठीक है। तो वो ऑर्बिटल जो बिटवीन दी एक्सिस, जैसे DXY, DXZ, DYZ ये वाले होंगे, तो इनके साथ उनका इंट्रैक्शन होगा, डायरेक्टली इंट्रैक्शन होगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी हाई चली जाएगी। मगर जो ऑन दी एक्सिस लोब्स हैं D ऑर्बिटल के, उनके साथ इंट्रैक्शन इतना नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, लो एनर्जी पे रहेंगे। ये हमारे पास रीज़न होते हैं जी। अब इसी तरह ये ऑक्टाहेड्रल, ये मैं मेंशन भी कर लेता हूँ, बता भी दिया, और ये हमारे पास टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग पैटर्न आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास रह गया जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो इम्पॉर्टेंट है जी, वो आपके माइंड, ये तो हर किसी को याद होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट वो है कि वो याद नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, मसलन सेम एनर्जी लेवल पे, ठीक है। जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो 2 जो हैं वो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम आ जाती है, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये एक होते हैं DXZ और दूसरा क्या है DYZ, ये 2 की एनर्जी लो आती है। इसी तरह इससे ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, एक और ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, DZ² बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक डीजेनरेट वाले जो ऑर्बिटल है उसके साथ ही इसकी मतलब उसके बराबर एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DXZ बोलते हैं, सॉरी DXY, ठीक है, ये आ गया। और इसी तरह एक ऑर्बिटल जो बचता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, जो क्या होते हैं हमारे पास DX² और Y²। तो ये हमारे पास 2 नीचे, फिर ऊपर आपने एक एक अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाली हमारे पास एग्जांपल है। जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल कि हमारे पास 2 नीचे हैं, 3 ऊपर है, मगर ये जो 3 ऊपर है इनकी आपस में एनर्जी बराबर नहीं है, एक की कम, दूसरे की ज़्यादा, तीसरे की सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर की जो हमारे पास स्प्लिटिंग D ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, ये वो है, इसको आपने माइंड में लाजमी रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रा ए कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड CFT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो क्रिस्टल फील्ड, इसके दरमियान आप क्या करें, एक कंपैरिजन बनाएं। तो मैं चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, VBT और साथ दूसरी साइड पे CFT, ये 2 हमारे पास थ्योरीज है, इनका जो मसन इनको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले जो कंपैरिजन का पॉइंट आता है, तो VBT की अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग वो जो होती है मेटल और लिगेंड के दरमियान, वो क्या होती है, कोवेलेंट और आयनिक, ठीक है, या तो कोवेलेंट या फिर आयनिक कंसिडर की जाती है, ठीक है। बॉन्डिंग जो होती है मेटल एंड जो हमारे पास क्या होती है, लिगेंड होती है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट कंसिडर की जाती है, ठीक है। मगर यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की कि इसमें जो मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है, प्योरली आयनिक, या आयनिक का दूसरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो इसमें इनमें डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास क्या होती है, नो स्प्लिटिंग, D ऑर्बिटल की कोई स्प्लिटिंग वाला केस नहीं होता, और इसमें CFT में हमारे पास स्प्लिटिंग ही बेसिकली हमारे पास क्या बनती है, बेस बनती है इस थ्योरी की, CFT की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि VBT में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेप एंड साइज टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी शेप एंड साइज, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसी तरह नो कलर एक्सप्लेनेशन कि ये कलर को एक्सप्लेन नहीं करता जी, नो कलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट से लिखता हूँ, ठीक है। मगर CFT की बात करें तो बेसिकली CFT का जो बेसिक पॉइंट है वो है ये कलर एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, ये कलर को एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं की VBT ने, मगर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये हमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करती है कि वो डिपेंड करते हैं d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हम कंपेयर कर सकते हैं VBT और CFT की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज NH3 रेडिली फॉर्म कम्प्लेक्स बट NH4+ डज नॉट, कि हमारे पास जो अमोनिया है ये कम्प्लेक्स बना सकता है और अमोनियम आयन जो है ये कम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, वाई NH3 एक्ट एज ए लिगेंड बट अमोनियम डज नॉट, मगर इस तरह करेंगे तो आपको डायरेक्टली पॉइंट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है कि जो अमोनिया है NH3 है उसके पास चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट हो सकते हैं, इसलिए ये कम्प्लेक्स बनाएगा। मगर अमोनियम आयन में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो H+ है उसने ले लिए हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अमोनियम आयन कम्प्लेक्स नहीं बनाएगा या लीगेंड के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं वाई स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वो पॉइंट होते हैं जो डायरेक्टली आपसे पते की बात पूछना चाहते हैं ना, मगर अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो इस तरह क्वेश्चन ना करे तो वो कहेगा एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ना, तो या वो इस तरह का पूछ सकते हैं कि डज स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बात यहाँ पे जैसे मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया था कि जिस चीज़ का पता ना हो तो डायरेक्टली आप क्या करें, सॉरी करें, उसको नो कर दें कि डोंट नो। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे कह देते यस, तो वो अगर कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें, एक तो क्वेश्चन वो गलत गया, अब नेक्स्ट जो आगे एक्सप्लेन करेगा वो भी गलत करेगा, ठीक है। तो ये चेन बन जाती है, इसलिए जो चीज़ें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो उसको डायरेक्टली वहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है, नो कर दें। इसी तरह वो कह सकते हैं कि डज टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको नहीं पता और आप येस कह देते हो, तो वो कहेगा अब एक्सप्लेन करें, तो आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो भी गलत करेंगे। तो इसलिए अगर पता नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नो बोल दें, सॉरी बोल दें कि इस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। रीज़न क्या है, बिकॉज पोजेसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर वो होता है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि वो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस की कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। वजह, बिकॉज इसमें जितनी भी पोजीशन होती है, ऑल पोजीशन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सारी पोजीशन क्या होती हैं, एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है। मसलन एडजेसेंट पोजीशन पे इसके एक के साथ दूसरी के साथ दूसरी, तो सारी पोजीशन एडजेसेंट, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस आर जनरली हाई स्पिन वाई, ठीक है, या हमसे ये पूछ सकते हैं कि इज हाई स्पिन और लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बोथ आर पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन पॉसिबल है। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो गलत डायरेक्शन पे चलेगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो याद रखें कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में लो स्पिन कम्प्लेक्सेस नहीं बनते। वजह क्या है कि जब हमने ये अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास जब टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 लिगेंड बिटवीन द एक्सेस आते हैं, तो बिटवीन द एक्सेस जो ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ उनका इंट्रैक्शन तो होता है, मगर इतना ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन नहीं होता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मसलन रिपल्शन काज नहीं करते या बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल पे उनको नहीं लेके जाता, ठीक है, DXY, DYZ, DXZ वगैरह इनको,
ठीक है, और इसी तरह नीचे वालों को बहुत ज़्यादा कम एनर्जी पे भी लेके आता है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में, ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होती है, स्मॉल होती है और हमेशा ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। इस वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ जो है वो एनर्जेटिकली फेवर नहीं होगा। तो देयरफॉर ऑल द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इसको थोड़ा और अगर डीपली अगर हम देखें, मैकेनिज़्म तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी वजह क्या है। तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस आर जनरली हाई स्पिन इवन व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर यूज्ड। ये बात याद रखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी यूज़ करें तो फिर भी ये क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। वजह क्या है, बिकॉज लिगेंड्स हार्डली अप्रोच टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, जो मैंने आपको भी बताया कि वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है, ये आपके पास एक्सिस है तो यहाँ पे लिगेंड आ रहा है। अच्छा, ओके, हेंस द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज स्मॉल। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके एक्सटेंट, मसलन स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, इनका जो गैप है, ये मसलन ऊपर कितने थे, 3 थे आई थिंक, हाँ 3 थे, और नीचे क्या थे, 2, ठीक है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप है ये आपके पास क्या होते हैं, स्मॉल होते, कम होते। फिर इलेक्ट्रॉन जो है तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि बजाय पेयरिंग के, मसलन इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो जब तीसरे इलेक्ट्रॉन होते वो बजाय इसमें आने के वो क्या करते, इसको प्रेफर करते, तो वो क्या होते, कम्प्लेक्स एज अ रिजल्ट हमारे पास हाई स्पिन बन जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज EAN। EAN से क्या मुराद है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल इन ए कम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल आयन प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू इट बाय द लिगेंड्स, कि जो मेटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस वो जो हमारे पास लिगेंड ने डोनेट किए वो कितने इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो हमारे पास इक्वेशन होती है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास बराबर होते हैं Z - X प्लस 2N। इसमें हमारे पास Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है जी, एटॉमिक नंबर है, और X हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज है मेटल के ऊपर, और ये N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू लिगेंड, ठीक है, अगर मोनोडेंडेड, तो ये हमारे पास है, ये होते हैं। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब नोबल गैसेस की के बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब जो कम्प्लेक्स हमारे पास बना है वो स्टेबल होगा। अगर इसका नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कम्प्लेक्स किसी कम्प्लेक्स के किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के या किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको ट्रांजिशन कहते क्यों हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन का हम कुछ इस तरह से कहते हैं, दी एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड D or F सबशेल, ठीक है, in the atomic state or any of their commonly occurring oxidation state are called transition elements। कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड D या F ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। F सबशेल जो है ये पार्शियली फिल्ड होते हैं, ठीक है, किसी एटॉमिक स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी ये पार्शियली फिल्ड हो तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब कहते क्यों हैं कि D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर लोकेटेड बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन मेटल्स, क्योंकि एक साइड पे S ब्लॉक होते हैं ना, यहाँ पे S ब्लॉक है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ये दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, P ब्लॉक। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रांजिशन या इन बिटवीन होती हैं, ये आपके पास मेटल्स होती हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स होती हैं, तो इनके दरमियान होती हैं, इसलिए भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अक्सर ये भी कहते हैं कि चूँकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ग्रुप सेकंड बी एंड थर्ड बी आर कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
कि ग्रुप सेकंड बी और थर्ड बी के अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टिपिकल के लिए ज़रूरी है कि इसका डी जो है ये क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि ग्रुप सेकंड बी और ग्रुप थर्ड बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब वजह क्या होती है कि इसका जो डी ऑर्बिटल है या तो वो फेल होते हैं या फिर ये किसका केस है, ये सेकंड बी का। ठीक है, सेकंड बी का जो ग्रुप है तो इसका केस है। और इसी तरह जो डी हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ये किसका केस है, ये थर्ड बी का। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मसलन स्कैंडियम वाला ग्रुप आ गया और दूसरी साइड पे जिंक वाला ग्रुप आ गया, तो ये हमारे पास नॉन। फिर इनको कम्प्लेक्स ट्रांजिशन में रखा क्यों है, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स फार्मेशन की, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखा हुआ है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है, उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस बन जाती है बिटवीन दी एटम्स। जब एटम जोड़ते हैं क्रिस्टल में, मसलन इस तरह ये एटम हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये कुछ एम्प्टी स्पेस बन जाती है, वॉइड्स वगैरह बोलते हैं, ये एम्प्टी स्पेस बन जाती है। ठीक है, अब इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिशियस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन, बोरान या कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह इस इंटरस्टिशियस में ये खाली जगह में क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल की ये जो इंटरस्टिशियस होते हैं तो उसमें एंटर हो जाते हैं और इनकी वजह से उसकी क्या होते हैं, कुछ यूज़फुल फीचर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये इंटरस्टिशियस हो, स्मॉल स्पेस हो, ठीक है, और उनमें छोटे छोटे एटम उसके अंदर क्या होते हैं, घुस जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। और इनको हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि एटम प्रॉपर रेशो में नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट इज़ नॉन टॉक्सिक वेयर इज़ पोटाशियम साइनाइड इज़ हाईली टॉक्सिक। ओके, यहाँ पे फिर ये कैपिटल आ गया जी, ये स्मॉल है। ठीक है, इसको करने पता नहीं कैपिटल क्यों हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखूंगा, मगर अभी क्या हो गया। कहते K4 मैं तो लिख लेता हूँ FeCN6, ये कहते हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है, मगर जो हमारे पास क्या है, पोटाशियम साइनाइड है KCN, ये टॉक्सिक है। पहली चीज़ तो समझें कि टॉक्सिसिटी है किस वजह से। हमारे पास जो साइनाइड आयन होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं साइनाइड आयन। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। अब इस कंपाउंड का कम्प्लेक्स कह रहे हैं कि नॉन, क्योंकि जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास दो तरह के आयन्स बनेंगे, एक पोटाशियम आयन्स बनेगा और एक साथ क्या बनेगा, अब शायद आप पॉइंट्स को समझ गए होंगे। ठीक है, साथ हमारे पास कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा Fe, और इसी तरह हमारे पास CN6 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि ये कम्प्लेक्स आयन है, इसमें साइनाइड आयन फ्री नहीं है। ठीक है, कम्प्लेक्स आयन है तो उसमें साइनाइड आयन इससे जुदा नहीं होता, फ्री नहीं होता। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास कंपाउंड जो है, ये कम्प्लेक्स जो है, ये नॉन टॉक्सिक होगा। आल दो कि इसमें साइनाइड है, मगर चूंकि वो फ्री आयन्स नहीं है इस वजह से नॉन टॉक्सिक। मगर जब ये आयोनाइज होगा पोटेशियम साइनाइड, तो ये हमारे पास पोटेशियम आयन बनाएगा और साथ क्या बनाएगा, साइनाइड आयन बनाएगा। तो फ्री साइनाइड आयन है, फ्री साइनाइड आयन जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये टॉक्सिसिटी फैलाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड तो टॉक्सिक है, मगर जो कम्प्लेक्स है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट वो हमारे पास टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि उसमें फ्री साइनाइड आयन नहीं है। और पोटेशियम साइनाइड में जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो साइनाइड आयन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जस्टिफाई दैट ऑक्सैलिक एसिड इज कमर्शियली यूज टू रिमूव रस्ट या स्टेन। ठीक है, कि जो रस्ट होती है, जंग होती है, स्टेन, दाग लगा होता है कपड़ों के ऊपर, उसको हटाने के लिए हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करते हैं। कहते हैं इसको आप कैसे जस्टिफाई करें। देखें ऑक्सैलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड का कुछ ये फार्मूला होता है हमारे पास ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ऑक्सैलिक एसिड। तो जब ये वाटर वगैरह में हम डालते हैं तो ये क्या होता है, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और अब जब आयोनाइज होता है तो ये हमारे पास क्या होगा, लिगेंड के तौर पे काम करेगा। और रस्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, फेरिक आयन उसमें होते हैं Fe+3।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देते हैं, चिलेट्स बनाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया, बाइडेंटेट हो गया, रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, चिलेट्स बनाएगा। तो ये क्या करेगा, फिर इसमें जो आयरन है मसलन जिसकी वजह से रस्टिंग थी, उसको ये अपने साथ बाउंड कर लेता है, ठीक है। जब बाउंड कर लेते हैं तो हमारे पास वो रस्ट जो है वो कपड़ों से ख़त्म हो जाती है, जो तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होते हैं, कम्प्लेक्स बन जाते हैं आयरन और ऑक्जेलेट आयन के दरमियान। ये लिगेंड के तौर पे काम करेगी, ये सेंट्रल मेटल के एटम के तौर पे, इसलिए रस्ट जो है वो हमारे पास कपड़ों से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ JTE। JTE के जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। कम्प्लेक्स उसमें कोऑर्डिनेशन में, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जॉन टेलर इफेक्ट के जॉन टेलर इफेक्ट इज़ ए ज्योमेट्रिक distortion of a non-linear molecular system that reduce its symmetry and energy। कि जो नॉन लीनियर मालिक्यूल्स होते हैं उसकी डिस्टॉर्शन है, बेसिकली उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी सिमेट्री रिड्यूस हो जाती है और एनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है कम्प्लेक्स की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते, जॉन टेलर इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, इसकी वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन होती है इस टिपिकली ऑब्जर्व एमंग ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। इस तरह की जो डिस्टॉर्शन होती है ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास दो एक्सियल बॉन्ड कैन बी शॉर्टर और लॉन्गर देन दोज ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, मसलन हमारे पास ये कोई भी कम्प्लेक्स है, एक्स में कोई भी एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये तो या तो लॉन्गर हो जाएंगे या फिर क्या होंगे, या फिर शॉर्टर हो जाएंगे। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर इफ़ेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कोशिश की कि उसको कवर करें। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, आपको मसलन जो चीज़ समझ ना आए आप उसको मसलन फिर मुझे भेज दें ग्रुप में, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके अलावा चूँकि एक सेशन में पूरे चैप्टर को हम कोशिश तो करते हैं कि मैक्सिमम टेक्निकल चीज़ें हम उस पर रखें, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि एडवांस में बहुत कम जाते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। मगर बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है जी, लिगेंड क्या होता है, पॉलीडेंटेट क्या होता है, एम्बीडेंटेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट है, तो बाकी टर्म्स साथ साथ जो भी आएंगे इंशाल्लाह करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।